हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कंप्लीट करा था वो था ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट, जिसमें कि हमने उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली थी अप टू द लंग्स, आपको याद होगा, राइट। तो हमने स्टार्ट करा था फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, राइट। उसके बाद देन लंग्स के बारे में हमने डिस्कस करा था। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, राइट। अब ब्रीदिंग होती कैसे है बेटा? पहली बात, ब्रीदिंग जो है वो डिफरेंट है रेस्पिरेशन से, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। ब्रीदिंग क्या होता है बेटा? जस्ट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि टेकिंग इन ऑफ एयर एंड रिमूवल ऑफ द एयर, राइट। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम बोलेंगे इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस, राइट। लेकिन जो बेटा रेस्पिरेशन होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है? फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन दिस इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, राइट। तो इसके दो मेन स्टेप्स हैं। नाउ द स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग क्या हैं? स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग, दो स्टेप्स है ब्रीदिंग के। एक है हमारे पास दैट इज़ इनहेलेशन और एक है हमारे पास दैट इज़ एक्सहेलेशन। सो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बेटा व्हाट इज़ इनहेलेशन? तो हम स्टार्ट करेंगे पहले इनहेलेशन से। इनहेलेशन मीन्स बेटा, इनहेलेशन होता है दैट इज़ द टेकिंग इन ऑफ द एयर, राइट। सो टेकिंग इन ऑफ एयर यानी कि एयर का अंदर जाना इज़ इनहेलेशन, राइट। और ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है? सी, अब मैं आपको पहले लंग की डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा। ये मैंने बेटा लंग बनाया है, राइट। और ये जो है दैट इज़ द डायाफ्राम, क्लियर। और ये जो मैं बना रही हूँ अभी यहाँ पे, दिस इज़ द आगे वाली जो स्टर्नम होती है, राइट, जिसे जो एक फ्लैट सी बोन होती है जिसके साथ हमारे रिब्स अटैच हुए होते हैं, राइट। ये वो है स्टर्नम, फ्लैट बोन, टाई लाइक बोन होती है जिसके साथ हमारे रिब्स अटैच होते हैं, क्लियर। और इसके अलावा बेटा ये जो मैं अभी साथ में बना रही हूँ, ये वर्टिबल कॉलम बना रही हूँ, ये वाला, ये वर्टिबल कॉलम है, यानी कि हमारी ये जो हम जिसको रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं, दिस इज़ अ वर्टिबल कॉलम। सो दिस इज़ द sternum, this is vertebral column, right, this is diaphragm and lung, right। तो स्टूडेंट होगा क्या? अब देखो, हमें ये पता है कि जब ब्रीदिंग होती है ना तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, और लंग्स भी करेंगे, इवन डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। इवन एक मसल्स होती हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी मसल्स हैं? मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बेटा इंटर मतलब बिटवीन द टू, कोस्टल वर्ड इज़ फॉर रिब्स, यानी कि रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो ये भी मसल्स क्या करेंगी बेटा? ये मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी, क्लियर। सो हम पहले बात करेंगे बेटा इंस्पिरेशन की, यानी कि इनहेलेशन की। बेटा इनहेलेशन को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है बेटा? जो ड्यूरिंग इनहेलेशन जो डायफ्राम होता है, सी पहले डायफ्राम इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे डोम पूरा ऐसे, लेकिन ड्यूरिंग इनहेलेशन जो डायफ्राम होता है वो कैसे हो जाता है? फ्लैट, लाइक दिस। सी, डायफ्राम फ्लैटन्स, राइट। डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा और ऐसे नीचे की तरफ मूव होगा। तो अगर नीचे की तरफ मूव होगा तो डायफ्राम क्या हो जाएगा बेटा? इट फ्लैटेंड, राइट। और जो स्टर्नम है, देखो आप अब खुद से एक्सपेरिमेंट करके भी देखो, आप इनहेल करके देखो, ब्रीद इन करके देखो, तो क्या होता है? आपकी चेस्ट कैविटी जो है वो बाहर की तरफ मूव करती है, राइट। आपकी चेस्ट बाहर की तरफ आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करती है। तो स्टर्नम इट मूव्स
स्टर्नम कैसे मूव करेगा? स्टर्नम मूव्स आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ स्टर्नम मूव करेगा। बेटा स्टर्नम जो रिब्स के साथ कनेक्टेड होता है रीजन, राइट? तो सोच के देखो, अगर ये बाहर की तरफ जाएगा ये रीजन, तो बेटा यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगी। देखो यहाँ पे भी स्पेस क्रिएट होगी, यहाँ पे भी। रीज़न क्यों? क्योंकि डायफ्राम भी नीचे गया और रिब्स और स्टर्नम भी आगे की तरफ आ गए। और ये क्यों आए हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मसल्स। तो इसके कारण जो वॉल्यूम है, जो थोरैसिक कैविटी है, जो थोरैक्स है ये रीजन, उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा बेटा? इंक्रीज़ होगा, राइट? वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ होगा तो बेटा प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज़। देखो अगर यहाँ पे अब लंग के पास एक्सपैंड होने के लिए जगह हो गई, क्योंकि यहाँ पे जगह क्रिएट हो गई। क्योंकि जगह क्यों क्रिएट हुई? बिकॉज स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करा और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करा। तो लंग जो है वो कैसे फैलेगा? वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा, राइट? सॉरी, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज़ होना मतलब प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज़। तो अंदर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज़। एंड वी नो दैट आउटसाइड एयर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? आउटसाइड एयर का प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा, मोर होता है, राइट? सो आउटसाइड एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। एंड वी ऑल्सो नो दैट एयर विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड द रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो एयर बाहर से कैसे आएगी? अंदर की तरफ आएगी। उसका रीज़न आपको पता चल गया। उसका रीज़न ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, प्रेशर डिक्रीज़ हुआ और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करा, राइट? और ये जो डायफ्राम है और स्पेशलाइज्ड मसल्स थी, मैंने आपको पहले बताया था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट होती हैं, बेटा उन्हीं ने ही हेल्प करी है क्या बनाने में? प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में। क्या बनाने में? प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में। बेटा व्हाट इज़ प्रेशर ग्रेडियंट? द डिफरेंस। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? डिफरेंस क्रिएट करना। ये जो डिफरेंस है कि आउटसाइड एयर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और इनसाइड द लंग इंट्रा प्रेशर है, इंट्रा लंग प्रेशर है या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, वो क्या होगा? कम। और इसी के कारण ही, यही प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही एयर फ्रॉम आउटसाइड इट रशेज इनटू द लंग्स, राइट? और ये कैसे आ रही है? फ्रॉम नॉस्ट्रल्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से फिर अल्टीमेटली लंग्स। एंड वी ऑल्सो नो दैट बट जो वॉल होती है एल्वोलाई की, मैंने कल भी बताया था कि जो एल्वोलाई की वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और उसके सराउंड सारी क्या होती हैं? ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। तो ये ब्लड की कैपिलरीज ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये लंग की एल्वोलाई है, राइट? ये कैपिलरीज हैं, ये लंग की कैपिलरीज, ये लंग की एल्वोलाई, राइट? तो लंग की कैपिलरीज और लंग की एल्वोलाई जो है बेटा वो इतनी थिन होती है कि जो लंग से ऑक्सीजन आ रही है दैट गोज़ इनटू द ब्लड, और जो ब्लड में CO2 होती है दैट गोज़ इनटू द एल्वोलाई। अब ऐसा क्यों कि ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 ऐसे जाती है बाहर? बेटा जो प्रेशर होता है, जो एयर है या गैसेस हैं वो कैसे मूव करती हैं? अपने इंडिविजुअल प्रेशर के कारण। तो O2 का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर जो एयर में ज़्यादा होगा, जो लंग्स में आ रही है, तो ब्लड में कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसा होगा? कम होगा। तो वी नो दैट एयर कैसे मूव करेगी, ऑक्सीजन कैसे मूव करेगी? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, तो वो आएगी इनटू द कैपिलरीज। और क्योंकि ये ब्लड कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसी CO2 होती है? बहुत ज़्यादा। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ब्लड में क्या था? ज़्यादा। तो CO2 मूव करेगी फ्रॉम ब्लड टू द एल्वोलाई। तो अल्टीमेटली एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो चुका बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। सो ऑक्सीजन जो है वो अल्टीमेटली सेल्स यूज़ कर लेंगे क्योंकि ब्लड उसको पहुंचा देगा सेल्स के पास, और वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लेंगे, राइट? तो ये था हमारे पास इनहेलेशन, राइट? अब हम बात करेंगे बेटा एक्सहेलेशन की। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ द एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? और एक्सपीरेशन,
एक्सपीरेशन, राइट। अब एक्सलेशन या एक्सपीरेशन क्या चीज़ है बेटा? दैट इज़ द गिविंग आउट ऑफ द एयर, राइट। तो होगा कैसे? सी, ये देखो मैं लंग बना रही हूँ। फिर अब ध्यान से देखना, मैं लंग का साइज़ बहुत कम कर दिया। क्यों? मैं भी बताऊँगी आपको। डायाफ्राम, राइट, और ये है स्टर्नम, और यहाँ पे ये क्या होंगे? यहाँ पे रिब्स, सॉरी वर्टिबल कॉलम, राइट। तो अब देखो, अब क्या हो रहा है? अब है एक्सलेशन। तो अब हुआ क्या? क्योंकि बेटा जो ऑक्सीजन पहुंच चुकी थी इन्हेलेशन के कारण, पहुंच चुकी थी ना सेल्स में, तो सेल्स ने उसको यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद क्या प्रोड्यूस हुई? यूज़ करने के बाद CO2 प्रोड्यूस हुई, राइट। अब CO2 कहाँ चली गई? ब्लड में चली गई, राइट। ब्लड से अब कहाँ आएगी? टू द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, क्योंकि हमारे नॉस्ट्रिल से ही CO2 को बाहर भी जाना होता है। क्लियर? तो अब क्या होगा? अब हमारे नॉस्ट्रिल से CO2 बाहर जाएगी विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरेशन और एक्सलेशन। क्लियर? अब इस स्टेज में क्या होगा बेटा? देखो, पहले रिब्स और स्टर्नम आउटसाइड मूव कर रहे थे ना, जो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव कर रहे थे, अब यही कैसे आ रहे हैं? अंदर की तरफ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, नॉर्मल साइज़ पे आ जाएंगे। थोरेसिक कैविटी का साइज़ भी क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल, क्योंकि डायफ्राम भी क्या होगा बेटा इस टाइम पे? अब रिलैक्स हो गया, राइट। और जो रिब मसल्स थी, याद होगा आपको, रिब मसल्स दैट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बेटा वो भी क्या हो गई? रिलैक्स हो गई, राइट। तो अब ऐसा होने से क्या हुआ बेटा? ऐसा होने से अब वॉल्यूम क्या हो गया? कम, क्योंकि देखो अब तो वॉल्यूम कम होगा ही, अब लंग के पास एक्सपैंड होने के लिए जगह नहीं है। वॉल्यूम कम, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा बेटा? प्रेशर इंक्रीज़, यानी कि अंदर का प्रेशर क्या हो गया? यहाँ पे लंग का प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज़, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज। बट एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जितना प्रेशर होता है आउटसाइड प्रेशर, एटमॉस्फेयर की एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? इससे कम, राइट। तो दोनों का फिर वही क्या होगा बेटा? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, जिसे हम बोलेंगे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब डिफरेंस देखो कैसे क्रिएट हुआ है? अंदर ज़्यादा है और एयर प्रेशर बाहर कम है, तो मूवमेंट कैसे होगी? फ्रॉम हायर प्रेशर टुवर्ड्स लो, यानी कि एयर दैट रशेज आउट, सो एयर मूव्स आउट, सो एयर दैट इज रिच इन CO2 इट मूव्स आउट, राइट। तो ये हो कैसे रहा है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मसल्स, राइट, मसल्स के कारण। तो क्योंकि बेटा डायफ्राम भी तो एक मसल ही है, तो होगा क्या बेटा? एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या होगा? देखो एक्सपीरेशन के टाइम पे कैसे मूव करेगी एयर? देखो एयर कहाँ पे आ गई? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से कहाँ जाएगी? एल्वियोलर डक्ट में जाएगी। कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवा दी ऑलरेडी कि क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। एल्वियोलर डक्ट से कहाँ जाएगी? ब्रोंकियोल्स में जाएगी, राइट। ब्रोंकियोल्स में कहाँ जाएगी? ब्रोंकाई में जाएगी। ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी? ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया से कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स से कहाँ जाएगी? फिर देन फैरिंग्स में जाएगी, राइट। फैरिंग से कहाँ जाएगी? फिर इंटरनल नेयर्स, मैंने कल बताया था इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं, वहाँ जाएगी। फिर इंटरनल एरिया से नेज़ल कैविटी में जाएगी। नेज़ल कैविटी से फिर कहाँ जाएगी? इनटू द नॉस्ट्रल, राइट। तो ये था एक्सपीरेशन के टाइम के नॉस्ट्रिल से एयर फिर आउटसाइड। लेकिन जब इनसाइड आना होगा तो ये रिवर्स होगा। देखो कैसे? तो पहले नॉस्ट्रिल में, राइट, एयर फ्रॉम आउटसाइड नॉस्ट्रिल में आएगी, नॉस्ट्रिल से नेज़ल कैविटी में, फिर इंटरनल एयर्स में, फिर फैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलाई में। देन एल्वियोलाई में फिर क्या हो जाता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।
इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो हम ऐसा करते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंसेस क्या थे। बेटा इन्हेलेशन में क्या था, इंस्पिरेशन में या इन्हेलेशन में जो इंटरकोस्टल मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, इसीलिए रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो एक्सहेलेशन के टाइम पे जो मसल्स हैं वो क्या हो रही हैं बेटा, मसल्स यहाँ पे हो रही हैं रिलैक्स। मसल्स के रिलैक्स होने के कारण जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और स्टर्नम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, राइट। और इन्हेलेशन के टाइम पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायफ्राम नीचे की तरफ पुल होता है और बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। लेकिन देखो एक्सहेलेशन के टाइम पे जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो गया और कैसी शेप का हो गया, डोम शेप्ड। कैसी शेप हो गई, डोम शेप्ड। इन्हेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था बेटा थॉरेक्स का, लेकिन एक्सहेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया बेटा, डिक्रीज़। थॉरेक्स कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, कम, राइट। और इन्हेलेशन के टाइम पे जो अंदर का लंग का प्रेशर था वो क्या था बेटा, डिक्रीज़ हुआ था। और एयर कैसे आई थी, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, अब एक्सहेलेशन के टाइम पे जो प्रेशर है अंदर का वो है हाई और बाहर का क्या होता है, कम, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का टॉपिक ये कंप्लीट है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, राइट, ब्रीदिंग बेटा इनवॉलंटरी होती है, राइट। ब्रीदिंग दैट इज़ नॉट अंडर द विल, सो ब्रीदिंग इज़ इनवॉलंटरी। बट बेटा इसका जो कंट्रोल सेंटर है दैट इज़ इन आवर ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। सो रेस्पिरेटरी सेंटर तो कौन कंट्रोल करता है बेटा, रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल्स इट। सो रेस्पिरेटरी सेंटर इज़ आर ब्रेन, और ब्रेन का पोर्शन कौन सा, बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स विरोलाई, दोनों होते हैं बेसिकली मेडुला। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड पॉन्स विरोली इट कंट्रोल्स, इट रेगुलेट्स आर रेस्पिरेशन। और नॉर्मली हम कितनी ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मली बेटा हम ब्रीदिंग करते हैं 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। पर मिनट हम इतनी ब्रीदिंग करते हैं। बट बेटा जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं ना, जब हम काफ़ी तेज़ एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन होती है या कभी डर या फियर के टाइम पे, तो इसका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट्स नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम 20 to 25 टाइम्स पर मिनट। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो ये हमारा कंप्लीट। इसके साथ ही रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट मैप ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन में हमने एज अ होल क्या क्या डिस्कस करा था, राइट। कॉन्सेप्ट मैप, तो देखो आप देख रहे हो, फर्स्ट सबसे पहले रेस्पिरेशन यानी कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, हमने इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करी थी, राइट। और रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन ऑफ फूड इनसाइड द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। 2 टाइप्स की, एरोबिक एंड एनारोबिक। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या थी, जब ऑक्सीजन यूज होती है फॉर द रेस्पिरेशन, एंड एनारोबिक व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट यूज फॉर द रेस्पिरेशन, इट इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। और रेस्पिरेशन हमने अलग अलग पढ़ी है, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स एंड इन ह्यूमंस। इन प्लांट्स बेटा आपको पता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स occurs both in the presence and absence of sunlight, दोनों टाइम पे हो सकती है, both in the presence and absence of sunlight, right. and diffusion of gases occur through, diffusion कैसे होते हैं, through stomata of the leaves। आपको याद होगा मैंने बताया था स्टोमेटा द टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड समटाइम्स ऑन द ग्रीन स्टेम पे भी प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा स्टेम के ऊपर, रूट्स के ऊपर भी लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता फॉर रेस्पिरेशन, राइट। तो इनमें स्टोमेटाज एंड लेंटिसेल्स दे आर फॉर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। एंड इन एनिमल्स बेटा हमें पता है एनिमल्स दे नीड वेरी मच हाई एनर्जी फॉर देयर वर्क, राइट, इवन दे हैव टू शो लोकोमोशन। तो इनकी जो डिमांड है वो बहुत होती है, तो वो कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज करते हैं गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, राइट। और हमारे जो लंग्स हैं या सॉरी अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो अर्थवॉर्म में बेटा उसकी मॉइस्ट स्किन बहुत अच्छी अडेप्टेड होती है फॉर रेस्पिरेशन, राइट। फिश में गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, राइट। ह्यूमंस में या मैमल्स में क्या होता है बेटा, लंग्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन,
अमीबा में तो बेटा डिफ्यूजन से ही हो जाती है। सो डिफरेंट तरह के एनिमल्स शो करते हैं डिफरेंट तरह की ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन अब अगर बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमन में बेटा अभी हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अभी पढ़ा है, राइट। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या था, एयर मूव्स इन विद द कंट्रैक्शन एंड डायफ्राम एंड कंट्रैक्शन ऑफ रिब्स, बट एक्सहेलेशन में एयर मूव्स आउट विद द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द रिब्स। अच्छा चलो ये तो मूवमेंट हो गई अंदर। अब एयर कैसे जा रही है, देखो एयर मूव्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स याद है ओपनिंग्स होती हैं बाहर, राइट। फिर वो लीड करेंगी इनसाइड द नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जो है आगे लीड करती है फैरिंग्स में। फैरिंग्स कॉमन पैसेज था फॉर एयर एंड फॉर फूड। उसके बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया बेटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लेंथ अबाउट 11 to 12 सेंटीमीटर होती है। इसके ऊपर सी शेप रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, राइट। एंड फाइनली उसके बाद देन मूव करेगी एयर इनसाइड द ब्रोंकियोल्स, राइट। ब्रोंकियोल आगे फर्दर डिवाइड होता रहता है, ब्रोंकाई आगे डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स आगे एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट आगे एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई बहुत सारे टाइनी क्लस्टर चैम्बर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। फाइनली लंग्स, लंग्स के 2 लंग्स होती हैं, स्पॉन्जी होते हैं और ये थोरेसिक कैविटी में होते हैं और हेल्प करते हैं हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट, दैट इज़ न्यूट्रिशन। हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ओके।